बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। जब बिहार के किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट से भी कम समय में आप केडीवी लाइव ऐप में देख सकते हैं। ऐसे में अगर आप बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं, बिहार न्यूज देखना चाहते हैं, तो आप अभी केडीवी लाइव ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसमें बिहार की तमाम तर खबरें दी जाती है। इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखें। तो फिर चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन कल लोकसभा चुनाव को लेकर के एग्जिट पोल सामने आया है। अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग एग्जिट पोल जारी किए हैं, अपने हिसाब से आंकड़े बताए हैं कि कौन दल कितने सीट ला रहे हैं। अभी हम आपको बिहार के बारे में बताने वाले हैं कि अलग अलग एजेंसियों द्वारा बिहार में किसको कितनी सीटें दे रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे जन की बात के सर्वे के बारे में। तो जन की बात के सर्वे में एनडीए को 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान किया गया है। यह अधिकतम है। इस एजेंसी ने 3 से 8 सीटें INDI को देने का अनुमान जताया है। उसके बाद बात करते हैं रिपब्लिक भारत का सर्वे के बारे में। तो रिपब्लिक भारत के अनुमान भी जन की बात के करीब है। जब उनके अनुसार एनडीए को 32 से 37 सीट और INDI को 2 से 7 सीटें मिलेगी। वहीं पर इंडिया टुडे डायनामिक्स के सर्वे के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया न्यूज डायनामिक्स ने एनडीए के लिए 33 सीट और INDI के लिए 7 सीट का अनुमान जताया है। वहीं पर इंडिया टुडे के सर्वे के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 29 से 33 और INDI को 7 से 10 सीटों का अनुमान जताया है। इस सर्वे ने बिहार में भाजपा के लिए 13 से 15 सीट देने का अनुमान जताया है। जदयू के लिए 9 से 11 सीट, लोजपा रामविलास के लिए 5 सीट, राजद के लिए 6 से 7 सीट, कांग्रेस के लिए 1 से 2 सीट और अन्य के लिए 0 से 2 सीट देने का अनुमान जताया है। दोस्तों इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी सांसद और पाटलिपुत्र से एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर फायरिंग हुई है, गोली चली है। जानकारी के मुताबिक पाटलिपुत्र से एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव अपने संसदीय क्षेत्र के मसूरी इलाके में क्षेत्र के भ्रमण पर निकले थे। इसी दौरान रामकृपाल यादव के ऊपर फायरिंग की गई। शाम 7:30 बजे की यह घटना है। रामकृपाल यादव के गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने गोली चलाई, जिसमें वे बाल बाल बच गए। यह घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे, जब चुनावी रंजिश को लेकर के वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों बिहार में लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है। बिहार में अधिकतर न्यूज एजेंसियों ने एनडीए की आंधी का दावा किया है। लगभग सभी न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। एग्जिट पोल के बीच जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रशांत किशोर ने एक्स पर एक पोस्ट किया। प्रशांत किशोर ने लिखा कि अगली बार चुनाव और फिर राजनीति की बात हो तो फिर अपनी कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों और फिर विश्लेषण पर समय बर्बाद मत करिए। दोस्तों दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि वे इस बार 295 प्लस सीट जीत रहे हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इंडिया गठबंधन की जीत का दावा पहले ही कर दी है। और उन्होंने कहा कि इंडिया जीत रहा है, जनता जीत रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि जीत रहा है इंडिया, जीत रही है जनता, जनता का एग्जिट पोल 295 प्लस। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी की विदाई का दावा कर रहे थे। ऐसे में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक साथ 295 सीट पर जीत का दावा करना कहीं न कहीं देश की सियासत को गरमा दिया है। दोस्तों एग्जिट पोल का नतीजा आ गया है। इस एग्जिट पोल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आया है और पीएम मोदी ने नारी और युवा शक्ति की तारीफ की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत ने मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। उनकी सक्रिय और फिर भागीदारी हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। उनकी प्रतिबद्धता और फिर समर्पण ये सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक भावना पनपे। मैं भारत की नारी शक्ति और युवा शक्ति की भी विशेष सराहना करना चाहूंगा। चुनाव में उनकी
की मजबूत उपस्थिति एक बहुत ही उत्साहजनक संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के लोगों ने एनडीए सरकार को दोबारा चुनने के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया है। उन्होंने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड देखा है और जिस तरीके से हमारे काम ने गरीबों, हाशियों पर खड़े लोगों और फिर वंचितों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाया है। साथ ही उन्होंने देखा है कि कैसे भारत में सुधारों ने भारत को 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रेरित किया है। हमारी हर योजना बिना किसी पूर्वाग्रह या फिर लीक के इच्छित लाभार्थी तक पहुंची है। उन्होंने आगे लिखा कि अवसरवादी इंडिया गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में फेल रहा। ये जातिवादी, सांप्रदायिक और भ्रष्ट है। यह गठबंधन जिसका उद्देश्य मुट्ठी भर राजवंशों की रक्षा करना था, राष्ट्र के लिए भविष्य की दृष्टि प्रस्तुत करने में विफल रहा। यह अभियान के माध्यम से उन्होंने केवल एक चीज में अपनी विशेषता बढ़ाई है, मोदी को कोसना। ऐसे प्रतिगामी राजनीति को जनता ने नकार दिया है। मैं प्रत्येक एनडीए कार्यकर्ताओं की सराहना करना चाहूंगा। पूरे भारत में अक्सर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा है। मैं लोगों को हमारे विकास एजेंडे को सावधानी पूर्वक समझाने और उन्हें बाहर आकर के मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए उनकी सराहना करता हूं। हमारे कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई, जहां 7वें चरण का चुनाव संपन्न होते ही लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। हालांकि अब पूरे देश की निगाहें 4 जून पर टिकी हुई है, जब ईवीएम खुलेगा और फिर देश की जनता ने किसे बहुमत दिया है उस पर से तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन उसके पहले तमाम चैनलों के एग्जिट पोल के सामने आने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं पर एग्जिट पोल के नतीजे की माने तो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में कमी को लेकर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। दरअसल एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की 40 में से 40 सीट के दावे पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि बिहार में एनडीए की सीटों में कमी की वजह कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनाधार में कमी तो नहीं है। दरअसल तमाम एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सीटों में कमी बताई जा रही है। किसी भी एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को 40 सीटें नहीं मिलती दिखाई दे रही है, जिसके बाद बिहार के सियासी हल्के में इसकी वजह खोजी जा रही है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे कहते हैं कि वजह तो खोजी जाएगी, लेकिन ये भी सच है कि प्रधानमंत्री मोदी के अंडर करंट ने बिहार में एनडीए की नैया पार तो कराई है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को जिस तरह से एग्जिट पोल में नुकसान दिखाया जा रहा है वह न सिर्फ जदयू बल्कि एनडीए के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जब अरुण पांडे कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने पूरे प्रचार के दौरान रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया, जिसने युवाओं को काफी लुभाया। वहीं पर दूसरी तरफ बिहार में विकास का श्रेय भी लिया और जनता को भी ये बताने में सफल होते दिख रहे हैं कि रोजगार से लेकर के विकास तक उनके 17 महीने में सरकार में शामिल होने की वजह से हुआ है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की एग्जिट पोल के नतीजे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। कई एजेंसियों ने अपने सर्वे में एनडीए की बड़ी जीत का दावा तो किया, लेकिन उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की जीत का अनुमान नहीं लगाया है। ऐसे में काराकाट लोकसभा सीट फंस सकती है, जहां से कुशवाहा एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन में सीपीआई माले के उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा से मुकाबला है, मगर बीजेपी के बागी भोजपुरी स्टार पवन सिंह के निर्दलीय मैदान में उतरने से यहां जंग त्रिकोणी हो गई है। दोस्तों, बिहार में चल रहे हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों के हित में परामर्श जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परामर्श के अनुसार लोगों को लगातार हाइड्रेट बने रहने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए लगातार पानी पीते रहने और फिर घरों से बाहर निकलने पर साथ में पानी लेकर के चलने की सलाह दी जा रही है। शुद्ध शीतल जल के साथ आम लोगों को ओआरएस के घोल का सेवन भी करने को कहा जा रहा है। ओआरएस के घोल घर में बनाने की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है, जिसमें चीनी और फिर नमक की मात्रा का प्रयोग करने को कहा जा रहा है। भीषण गर्मी के दौरान चाय और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहने और खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि को न खाने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी के दौरान लोगों को 10 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की है। जहाँ घरों से बाहर निकलने पर उन्हें हल्के रंग से के सूती वस्त्र पहनने की सलाह दी जा रही है। लोगों को हीट वेव के पूरी लक्षण की जानकारी से भी अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। भीषण गर्मी के दौरान दोपहर में लोगों को शारीरिक श्रम नहीं करने की भी सलाह दी जा रही है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर के बाद हाजीपुर इलाके में एक साथ 4 बच्चे एक घर से गायब हो गए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार वाले काफी परेशान हैं। सभी जगहों पर खोजबीन करवाई जा रही है, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है। इस मामले को लेकर के पीड़ित दीपक शाह ने थाने में लिखित आवेदन भी दिया है। यह घटना हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के बलुआ कुंवारी की है। बताया जा रहा है कि देवराज पथ पर दीपक शाह चाय का दुकान चलाते हैं, उसी से पूरे परिवार का जीवन यापन होता है। जब शुक्रवार के दिन दीपक शाह ने अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर के डांट फटकार लगाया, जिसके बाद अंजलि
सहेली अपने भाई कृष्ण, ओम कुमार और फिर शिवम के साथ घर से निकल गई, जिसके बाद इस मामले की जानकारी परिवार वालों को लगी। खोजबीन शुरू कर दिया। फिलहाल अभी तक कहीं भी अता पता नहीं चला है। सभी बच्चे नाबालिग हैं। यह गायब होने के बाद मुजफ्फरपुर जैसी घटनाओं को लेकर के अनहोनी आशंका जताई जा रही है। वहीं पर सदर थाने की पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के 7वें अंतिम चरण में बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में शनिवार शाम 6 बजे तक 50.56% मतदान हुआ है। इसके साथ ही अगुयाओं विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए शाम 6 बजे तक 46% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिल रही जानकारी के मुताबिक 8 लोकसभा सीटों नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में शाम 6 बजे तक क्रमशः 46.50%, 45%, 56.91%, 48%, 53.70%, 51% और 53.44% और फिर 51.20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए। अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए की बड़ी जीत के साथ नरेंद्र मोदी की तीसरी बार वापसी और फिर एनडीए की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ा धक्का विपक्ष को बिहार में लगा है, जहां एग्जिट पोल में केवल 3 से 5 सीटें ही इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। यह राजद, कांग्रेस और फिर साथी दलों के लिए बड़ा झटका है, जहाँ दावा किया जा रहा था कि इस बार बिहार ही मोदी के अक्षमेघ के घोरों को रोकेगा, जैसे आडवाणी के रथ को तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने रोका था। अगर इस चूक को समझना हो तो फिर कई मायनों पर बात करनी होगी, क्योंकि चूक भी कई स्तरों पर हुई है। पहली बात तो यह है कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई भी फायदा नहीं मिला। जिन बातों पर जनता को शिकायत थी उसे विपक्ष ने भुनाया ही नहीं, जब बताया ही नहीं। एक साधारण समझ और होती है कि आप विरोधी खेमे के पिच पर नहीं खेलते, बल्कि उसे अपने पिच पर लाते हैं। यहाँ 3 चरणों का चुनाव इसी बात पर निकलता रह गया कि एनडीए को 400 प्लस सीटें आ रही है कि नहीं, बल्कि अब की बार 400 पार का नारा भाजपा ने कम लगाया, विपक्षी दलों ने अधिक लगाया। इस तरह से कहें तो जिस भाजपा पर प्रतिक्रियावादी होने का ठप्पा बाकी दल लगाते रहे, इस चुनाव में वही काम उन लोगों ने किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा एजेंडा सेट करते रहे और फिर विपक्षी दल उस पर प्रतिक्रिया देते रहे। दूसरी बात ये थी कि विपक्ष ने अपने काम नहीं गिनाए, जब बल्कि वे जातिवाद और फिर बाकी ऐसी वही बातों में उलझे रहे। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात लोग कर रहे थे वह सचमुच नहीं बना। जब भाजपा ने इस चुनाव में मुद्दा भी सेट किया, मूड भी सेट किया और जनता को अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए भी सेट कर दिया। वहीं पर नौकरी, संविधान और प्रजातंत्र को बचाने की कवायद काम नहीं आई। वहीं पर बिहार की मानसिकता पकड़ने में तेजस्वी यादव फेल हो गए। वो कोई जॉब एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे। जिस शिक्षक बहाली का हल्ला था उसमें भी बाहरी लोगों को अधिक नौकरी मिली, इसमें भी नुकसान हुआ। फिर बिहार अब 30 साल पहले वाला भी नहीं रहा, जहां नौकरी का मतलब केवल सरकारी नौकरी रहता था। जहाँ वहीं पर रही सही कसर नौकरशाही ने पूरी कर दी। जो लोग शिक्षक बने वे बहुत अधिक परेशानी में रहे। फिर लोगों की आकांक्षाएं भी शिक्षक बनने की नहीं थी, इसलिए अधिकांश वे मजबूरी की नौकरी रही। जहाँ तेजस्वी यादव को इस नौकरी का फायदा तो नहीं मिला, लेकिन जिस जंगल राज की बातें लगातार होती रही वे जरूर नैरेटिव के तौर पर भारी पड़ गया। दोस्तों, मई महीने में दाल, गेहूं और फिर चीनी जैसी रसोई की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि 2023 में मानसून की कमी के कारण घरेलू उत्पादन में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चना, उड़द और फिर तुअर की सीमित उपलब्धता ने आयात को सुस्त और फिर महंगा बना दिया है, जबकि चीनी और फिर गेहूं की कीमतें स्थिर बनी हुई है, क्योंकि बफर स्टॉक कम हो गया है। पिछले कई महीने से खुदरा बाजार में तुअर दाल 200 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बिक रही है। अब चना दाल भी खुदरा व्यापार में 100 रुपए प्रति किलोग्राम से पार हो चुका है। दोस्तों, देश में लू और हीट वेव से हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं और अब आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि कब बादल बरसेंगे। यह यूपी और बिहार में मानसून कब दस्तक देगा। मौसम विभाग ने तारीख बता दी है कि आखिर मानसून कब बिहार में प्रवेश करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इस बार मानसून से किसानों को राहत मिलेगी या टेंशन, आइए जानते हैं, आपको इसके बारे में भी बताते हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून बिहार में 12 से 15 जून के बीच आने की संभावना है। जब कुछ दिन पहले मौसम विभाग ने बताया था कि 12 से 18 जून के बीच मानसून बिहार में दस्तक देगी। जब मौसम विभाग ने बताया है कि सीजन में अच्छी खासी बारिश हो सकती है और उम्मीद से ज्यादा बारिश हो सकती है, जिससे फसलों को फायदा होगा। इस साल जनवरी से लेकर के मार्च के बीच बर्फबारी कम हुई, जिससे सामान्य से बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। जैसे जैसे लॉ निना एक्टिव होगा वैसे वैसे मानसून तेज हो जाएगा और फिर झमाझम बारिश होने लगेगा। आपको बता दो कि यूपी से पहले बिहार में मानसून दस्तक देगा। जी हाँ, पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते हुए सीमांचल में सबसे पहले मानसून की एंट्री होगी। इसके 2-3 दिन के बाद से पूरे बिहार में झमाझम बारिश होने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार
12 से 15 जून के बीच मानसून आ जाएगा, जब बिहार में भी रिकॉर्ड तोड़ बादल बरसने के आसार हैं। वहीं पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, भभुआ, रोहतास, सिवान, भोजपुर, सारण, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और फिर कटिहार समेत बिहार के कई जनपदों में जमकर के बादल बरसेंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। जब लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को पटना में मतदान किया, इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला गमछा कंधे पर डाल रखा था। अब इसे लेकर के भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा है कि 7वें और फिर अंतिम चरण के चुनाव के दिन 1 जून दिन शनिवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन वाला पट्टा यानी कि गमछा गले में लपेट करके अपनी पार्टी राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन छाप को प्रदर्शित करते हुए मतदान केंद्र के अंदर मतदान करने के लिए गए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे मतदाताओं को मतदान केंद्र पर राजद के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसकी वजह से मतदान प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, कल आखिरी चरण के तहत मतदान हुआ। इस बीच लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने न सिर्फ 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है, बल्कि ये भी कहा है कि 4 जून को कई सारी खबरें जनता के सामने आएगी। जब मतदान के बाद अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करके मीसा भारती ने कहा, मुस्कुराइए, बन रही है इंडिया की सरकार। साथ ही मीसा भारती ने पीएम मोदी के ध्यान करने को लेकर के भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के बाद भी न्यूज में बने रहने के लिए पीएम मोदी ने इस पैंतरे को अपनाया है। पीएम ध्यान ने सोचा आज के बाद उनका कोई प्रचार नहीं हो पाएगा, तो फिर प्रचार खत्म होते ही ध्यान में चले गए। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, उनका ध्यान भी खत्म हो जाएगा। स्कूलों की जांच करने वाले अफसरों को बंधक बना लें, बाकी हम सलट लेंगे। जब के पाठक के आदेश को बीजेपी विधायक ने खुली चुनौती दी है, जिसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के मोतिहारी के गोविंदगंज से भाजपा विधायक सुनील मणि तिवारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के भीषण गर्मी में बच्चे स्कूल में नहीं रहेंगे लेकिन शिक्षक उपस्थित रहेंगे, इस आदेश पर भड़क गए। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी शिक्षकों से कहा कि बच्चों की छुट्टी के बीच कोई भी अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो फिर उसे बंधक बना करके रखें। जब विधायक के इस आह्वान के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जब विधायक ने कहा है कि अधिकारी एसी में बैठ करके फरमान जारी कर रहे हैं। भीषण गर्मी सिर्फ बच्चों को ही नहीं लगती है, जब शिक्षक भी गर्मी से रोज बेहोश हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भी अधिकारी शिक्षकों की जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं तो फिर शिक्षक अधिकारी को बंधक बना करके विधायक को सूचना दे। विधायक के फरमान से जहां शिक्षकों में खुशी है, वहीं पर जांच अधिकारी डरे हुए हैं। आखिर अधिकारी किसके आदेश को माने? जहाँ जांच नहीं करेंगे तो फिर वही अधिकारी वेतन बंद कर देंगे, अगर जांच करेंगे तो फिर बंधक बनना होगा। वहीं पर गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी ने बताया है कि हमारे क्षेत्र में सीएम नीतीश कुमार का आदेश चलेगा, यहाँ के पाठक का आदेश नहीं चलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन व्रत पर बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी मेडिटेशन नहीं बल्कि मीडिया अटेंशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रचार के लिए आखिरी हथकंडा मोदी जी अपना रहे हैं, जहां उनके 400 पार में ना कोई दम है और न ही कोई सच्चाई है। जब पटना में बेटे लब के साथ शत्रुघ्न सिन्हा वोट डालने पहुंचे थे, इसी दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि माहौल बहुत बढ़िया है, लगता है कि देश का भविष्य उज्जवल है, राष्ट्र निर्माण के रास्ते हम चल रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम पर उन्होंने कहा कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे वे बहुत ही बढ़िया और फिर चौंकाने वाले परिणाम होंगे, जो इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से तंज कसते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी को कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। दोस्तों, भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन का अनोखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी के साधना से ही आज सूर्य देव शांत हुआ है, जहाँ सूर्य देव को मोदी जी ने शांत करवाया है। गर्मी में अब ठंडी हवा चली है। आपको बता दूं कि देश के तमाम इलाके इन दिनों भीषण गर्मी से परेशान है। सबसे बुरा हाल राजस्थान के बाद बिहार और यूपी का है। यहाँ का तापमान 50 डिग्री के पार आसपास पहुंच गया है। इस बीच देश में लोकसभा का चुनाव चला, यानी कि कल वोटिंग हुई, या कल अंतिम चरण की वोटिंग हुई। ऐसे में कल मौसम और वोटिंग को लेकर के भोजपुरी सुपरस्टार भाजपा सांसद रवि किशन ने बड़ा ही अनोखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी की तप के कारण सूर्य देव शांत हो गए हैं और देश भर में ठंडी हवा चलने लगी है। दरअसल कल देश के कुल 57 सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में यूपी के पूर्वांचल में भी लोग मतदान करने पहुंचे और इसी दौरान गोरखपुर में पहली बार वोट डालने के बाद सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। सांसद रवि किशन ने गोरखपुर की एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद कहा कि मौसम खुशनुमा है। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री जी बस
साधना में बैठे हैं और सूर्य देव को शांत कर दिया है। ये ऐतिहासिक रहा, भीषण गर्मी में आज हवा चलने लगी है। यानी कि रवि किशन का साफ साफ कहना है कि मोदी जी सूर्य देव को आदेश दिया है कि आज तुम शांत रहो क्योंकि आज वोटिंग हो रही है। जी हाँ, ये कहना है रवि किशन का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को आज वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। जब दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की है जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। जब कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया, ऐसे में उन्हें रविवार को आज सरेंडर करना होगा। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत देते हुए आदेश जारी किया था कि उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली से पंजाब तक चुनाव प्रचार किया। पटना वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि पटना में जेपी सेतु के समानांतर नया 6 लेन पुल बनाने की मंजूरी मिल गई है, हरी झंडी दे दी गई है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर वर्तमान पुल के से करीब 180 मीटर पश्चिम में नए एक्स्ट्रा डोज केबल 6 लेन पुल का निर्माण अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। इस संबंध में निर्माण से संबंधित सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करके चयनित निर्माण एजेंसी को हरी झंडी दे दी गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को इस पुल का शिलान्यास किया था, ऐसे में इस पुल पर साल 2027 में आवागमन शुरू होने की संभावना है। पटना की तरफ पुल पर चढ़ने और फिर उतरने के लिए कुल 4 अप्रोच रोड बनाए गए जाएंगे। इन चारों पुल की लंबाई करीब 3 किलोमीटर होगी, जहां इससे सड़क हादसों की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इस पुल में रोटरी नहीं बनेगी। सूत्रों के अनुसार इसमें अलग अलग अप्रोच रोड बनेंगे जो कि सीधा पाटलिपुत्र और फिर जेपी गंगा पथ को कनेक्ट करेगा। दोस्तों, नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकार ने 75% तक अनुदान देने का निर्णय लिया है। उद्यान विभाग के माध्यम से इस योजना को जमीन पर उतारा जाएगा। इस योजना से ज्यादा किसान लाभान्वित हो, इसके लिए विभागीय स्तर पर जागरूकता लाई जा रही है। आपको बता दूं कि पारंपरिक खेती से किसानों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता है। इसको लेकर के कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि किसान अधिक मुनाफा कमा सके। जहाँ उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार उद्यानिकी में नारियल को भी शामिल किया है। कृषि समन्वयक शिव कुमार मिश्रा ने बताया है कि किसान नारियल की खेती से भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसानों को नारियल की बागवानी शुरू करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। एक किसान न्यूनतम 10 और फिर अधिकतम 712 पौधे ले सकता है। इस योजना का लाभ शहरी और फिर ग्रामीण क्षेत्र के किसान उठा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि कोसी इलाके में नारियल का उत्पादन नहीं के बराबर है। इस योजना का लाभ सिर्फ रजिस्टर्ड किसानों को ही मिलेगा। नारियल के पौधे को अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए उद्यान विभाग तैयारी में जुट गई है। नारियल की खेती के लिए 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। जिन किसानों को योजना का लाभ लेना है उन्हें जमीन की रसीद आवेदन करने के साथ साथ संकलन करना होगा। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय साइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद ही किसानों को लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी भी आ सकती है। आपको बता दें कि मौसम में अचानक से हुए बदलाव के कारण बिहार के इन जिलों के तापमान में गिरावट आएगी और इन जिलों के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं पर बिहार के पटना साहिब, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, सासाराम, काराकाट के कई इलाकों में कड़ी धूप और फिर गर्मी बना रहेगा। जब बिहार के इन जिलों में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की रेस में गौतम अडानी ने एक बार फिर से अपना लोहा मनवाया है। जब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति में एक बार फिर से उछाल आया है और अडानी भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह खबर के अनुसार शुक्रवार को गौतम अडानी की नेटवर्थ में 5.45 अरब डॉलर की तेजी आई है। इसके साथ ही उनकी नेटवर्थ 111 अरब डॉलर पहुंच गई है। इसके साथ ही अडानी दुनिया के 11वें और एशिया के नंबर 1 रईस आदमी बन गए हैं। जब वहीं पर मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर है। आपको बता दूं कि
अमेरिका के एलन मस्क 203 अरब डॉलर के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं। और सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ट 207 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं पर अमेरिका के जेफ बेजोस 199 अरब डॉलर के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अमेरिका के मार्क जुकरबर्ग 166 अरब डॉलर के साथ दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति है। अमेरिका के लैरी पेज 153 अरब डॉलर के साथ दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति है। वहीं पर अमेरिका के ही बिल गेट्स 152 अरब डॉलर के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं पर गौतम अडानी 111 अरब डॉलर के साथ 11वें नंबर पर हैं। वहीं पर भारत के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 12वें नंबर पर है। दोस्तों, क्या आपने कभी दलिया खाया है? अगर खाए हैं तो फिर क्या आपको पता है कि इसमें क्या क्या आपको मिलते हैं, यानी कि विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, क्या क्या मिलते हैं इसमें? हम आपको भी बताएंगे कि आखिर दलिया खाने से क्या फायदे होते हैं और इसमें क्या क्या हेल्दी चीजें मिलती हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदा होगा। आपको बता दो कि दलिया में प्रोटीन, आयरन की मात्रा काफी अधिक होती है जो कि इंसान को सेहतमंद रखती है। या इसके सेवन से शरीर में कई तरह के फायदे होते हैं, इसलिए लोगों को रोजाना सुबह के नाश्ते में दलिया का सेवन करना चाहिए। आपको बता दो कि दलिया में आयरन की मात्रा भरपूर होती है जो इंसान को सेहतमंद रखती है। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। वहीं पर आपको बता दें कि दलिया में फाइबर की अधिक मात्रा होती है। जी हाँ, इससे कब्ज और फिर गैस आदि की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। वहीं पर रोजाना नाश्ते में दलिया खाने से मेटाबॉलिज्म स्वस्थ रहता है। इससे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा और बीमारी भी नहीं होगी। वहीं पर सुबह के नाश्ते में दलिया खाने से आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगा, साथ ही साथ शरीर में तनाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। वहीं पर अगर आप पाचन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो फिर आप सुबह के समय दलिया का सेवन करें, आपकी ये समस्या दूर होगी। दोस्तों, देश भर में कल एक तरफ जहां पर 7वें चरण की वोटिंग हुई, वहीं पर दूसरी ओर लालू प्रसाद राबड़ी देवी की सालगिरह भी था। लिहाजा लालू परिवार के लिए कल का दिन बेहद खास रहा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी कल अपनी शादी की 51वीं सालगिरह मनाया है। इस मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुलाब का फूल देकर के राबड़ी देवी को शादी की सालगिरह की बधाई दी। आपको बता दो कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शादी 1 जून 1973 को हुई थी। उस वक्त लालू प्रसाद यादव की उम्र 25 साल थी और राबड़ी देवी की उम्र मात्र 14 साल थी। जी हाँ, राबड़ी देवी मात्र 14 साल की और लालू प्रसाद यादव 25 साल के। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद मुकेश सहनी ने शुक्रवार को घर में आराम किया और फिर मछली बनाई। जब खुद से मछली बनाई, खाया और अपने कार्यकर्ताओं को भी खिलाया। आपको बता दूं कि करीब 2 महीने के लंबे चुनाव प्रचार के बाद मुकेश सहनी ने दिन में अपनी आवास पर आराम किया। लोकसभा चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद मुकेश सहनी रिलैक्स मोड में नजर आए। जब शुक्रवार को दोपहर में मुकेश सहनी ने मछली फ्राई करके उसे तैयार किया। इसके बाद खुद मछली का जायका लिया और अपने कार्यकर्ताओं को भी परोसा। पूछने पर हंसते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो तड़का लगा रहा हूं, जहां असली भोज तो 4 जून को होगा जब हमारी सरकार बनेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी 2,50,000 रुपए किलो का आम खाया है? यह एक आम है जिसकी कीमत 2,50,000 रुपए किलो है। आपको बता दें कि आम तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा और बहुत किस्मों के आम भी होते हैं जो आप लोगों ने उसका स्वाद चखा होगा, लेकिन एक ऐसा भी आम है जो शायद ही आप उसका स्वाद चखे होंगे क्योंकि कीमत ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगी है और इसकी कीमत 2,50,000 रुपए किलो है। 1 किलोग्राम आम की कीमत 2,50,000 रुपए किलो है, 2.5 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या? 2.5 लाख रुपए किलो आम, कौन सा आम है जो 2.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकता है? तो आपको बता दूं कि बढ़ती गर्मियों के बीच अब मार्केट में आम के दिन आ चुके हैं। इसे लेकर के लोगों के बीच फलों के राजा आम को लेकर के रोचक माहौल देखने को मिल रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के विभिन्न संस्कृति के रूप में नजर आता है, जहां आम की अलग अलग वैरायटी की उत्पादकता पर निर्भर करता है और फिर उसी अनुरूप भारत पर में भी इसकी बिक्री होती है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुसार भारत में आम की करीब 1500 किस्म की बिक्री होती है। घरेलू आम की किस्मों के अलावा भारतीय किसान जापान के मियाजाकी आम को भी बेचते हैं, जो कि विश्व में सबसे फेमस है। मियाजाकी आम की एक दुर्लभ किस्म है जो लाल या फिर बैंगनी रंग की होती है। आम तौर पर भारत भर में आम की कीमत 100 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक रहती है। हालांकि जापान के इस आम के किस्म की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। इसकी खेती भारत के कुछ हिस्सों में होती है। यह मियाजाकी आम भारत के कुछ खेतों में उगाया जाता है और ये जापान में सबसे प्रसिद्ध फलों में से एक है। पिछले साल मियाजाकी
आम की किस्म को सिलीगुड़ी और फिर रायपुर में एक आम महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2.5 लाख रुपए किलो बिकने वाली मियाजाकी आम कहां से आया। तो आपको बता दूं कि आम मूल रूप से ये मियाजाकी आम मूल रूप से जापान में उगाए जाते हैं, जहां मीजे काल 1868 से 1912 के दौर में आए थे। फल के बड़े पैमाने पर खेती 1970 में शुरू हुई, जहां आम की इस किस्म की मलाईदार बनावट, स्वादिष्ट खुशबू और रसदार गुदे ने इसे जापान में सबसे लोकप्रिय फलों में से एक बना दिया है। पारंपरिक आमों की तुलना में मियाजाकी आमों की भरपूर मिठास एक अमिट अनुभव है। मियाजाकी आम प्रचुर धूप वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। आम की ये दुर्लभ किस्म जापान के मियाजाकी शहर में प्रमुखता से उगाई जाती है। ये शहर अपने गर्म मौसम और फिर लंबे समय तक धूप के लिए जाना जाता है। अन्य फल जो कि शहर में बहुत आयात में पैदा होते हैं वे कुमकवेट और लीची हैं। तो ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या आपने कभी मियाजाकी आम खाए हैं या फिर कभी देखे हैं? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर क्या आप भी ये आम खाना चाहते हैं? अगर खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 किलो आम का 2.5 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार में गर्मी की मार पिछले कुछ दिनों से लोग झेल रहे हैं। जब प्रचंड गर्मी के बीच अंतिम चरण का मतदान भी शनिवार को हुआ, जहाँ लगातार 2 दिनों तक मौसम के तेवर बेहद सख्त रहे। बिहार में बड़ी तादाद में लोगों की जान भी गई गर्मी से, जहाँ कई लोग हीट वेव की चपेट में आकर के बीमार पड़े। वहीं पर चिलचिलाती धूप में चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी और फिर मतदान कर्मी भी मतदान सामग्री के साथ अपने अपने बूथों पर पहुंचे। शनिवार को मतदान शुरू हुआ तो फिर कई बूथों पर ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की तबीयत बिगड़ने की भी जानकारी सामने आई। जब बिहार में मौसम के तेवर इन दिनों कड़े हैं, पिछले दिनों बिहार का तापमान 45 डिग्री के पार गया तो फिर लोग सड़क पर चलते चलते गिरने लगे। जब कहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तो फिर कहीं ट्रेन के अंदर लोगों ने दम तोड़ा। जब चुनाव ड्यूटी पर तैनात दर्जन भर से अधिक कर्मियों की भी जान चली गई। वहीं पर शनिवार को बिहार में अंतिम चरण का मतदान हुआ तो फिर सासाराम और बक्सर में महिला पुलिस कर्मियों की भी तबीयत बिगड़ गई। इस चिलचिलाती धूप की वजह से, लू की वजह से, भीषण गर्मी की वजह से शनिवार को सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कोचस प्रखंड में स्थित सोहलिया बूथ संख्या 110 पर मतदान शुरू हुआ। इस दौरान तेज धूप के कारण एक महिला सिपाही की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और वे बेहोश होकर के गिर गई। बूथ पर तैनात अन्य कर्मियों ने पानी की छींटे चेहरे पर दिए और राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। जब वहीं पर मौके पर मेडिकल टीम भी पहुंची और फिर इलाज का एक काम शुरू किया गया। वहीं पर बक्सर के तापमान ने पिछले दिनों रिकॉर्ड तोड़ा। बक्सर के लोग प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे हैं। जब बक्सर संसदीय सीट पर मतदान शनिवार को हुआ, इस दौरान संसदीय क्षेत्र के एसपी हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर महिला दारोगा की तबीयत बिगड़ गई। महिला सब इंस्पेक्टर की पहचान गरिमा श्री के रूप में हुई है, जहां उन्हें फौरन एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण को लेकर के बिहार की 8 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ। शनिवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग हर संसदीय क्षेत्र में शुरू हो गई। अधिकतर जगहों पर सुबह 6 बजे और फिर उससे पहले ही मतदानों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। अपनी बारी का लोग इंतजार किया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पर कई बूथों पर सन्नाटा भी पसरा रहा। वोट बहिष्कार की अपील करके कई बूथों के मतदाता घर में ही पैक रहे। नाराज मतदाताओं को मनाने का सिलसिला चलता रहा। मतदान बहिष्कार ने निर्वाचन आयोग और प्रशासन पदाधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी। बक्सर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रोहतास के दिनारा में वोट बहिष्कार ने प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी। जब मध्य विद्यालय सेमरा पर बने बूथ पर वोटर नहीं पहुंच रहे थे। दरअसल यहां ग्रामीणों के द्वारा वोट बहिष्कार किया गया, जहां मतदान संख्या 179 पर 1067 वोटर हैं। आरा के बूथ संख्या 78 विष्णुपुर पंचायत के पुराना सबलपुर गाँव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। सड़क की मांग पूरी नहीं होने पर मतदाताओं ने वोटिंग का विरोध कर दिया और वोट देने बूथ पर नहीं आए। वहीं पर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुर्था विधानसभा के बूथ संख्या 114 पर मतदाता नदारद दिखे और काफी घंटे तक मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ भी ग्रामीणों की वही मांग थी, रोड नहीं तो वोट नहीं, जिसको लेकर के वोट बहिष्कार किया। वहीं पर सासाराम संसदीय क्षेत्र में वोट बहिष्कार के बीच पुलिस पर हमला हुआ। जब ग्रामीणों के हमले में जवान का सर भी फट गया। जब बिहार में अंतिम चरण में हुई वोट बहिष्कार चुनौती बनी थी, बूथों पर सन्नाटा पसरा तो फिर वोटरों को मनाने में अधिकारी लोग मनाते रहे। दोस्तों, मिथिला के प्रमुख उत्पाद मखाना की कीमत 6 महीने में बढ़कर के दुगुनी हो गई है। जब मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिलने के बाद देश विदेश में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। मांग के अनुरूप उपलब्धता नहीं होने के कारण कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्थानीय बाजारों में 6 महीने पहले तक 600 रुपए किलो बिकने वाला मखाना अभी 1200 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। आपको बता दें कि 20 अगस्त 2022 को मखाना को मिथिला मखाना के नाम से भी जीआई टैग मिला था। जब उसके बाद से इसकी बिक्री में तेजी
जाने लगी थी, लेकिन पिछले 6 महीने में मखाना की कीमत दोगुनी हो जाने से स्थानीय लोग भी अचंभित है। इस संबंध में MBA मखाना वाला के नाम से स्टार्टअप चला रहे दरभंगा शहर के भगवान दास मोहल्ले के ई श्रवण राय ने कहा कि GI टैग मिलने के बाद देश विदेश में मखाना की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन दिनों खास करके फ्लेवर्ड मखाना उद्योग में इसकी खपत काफी ज्यादा बढ़ गई है। ई श्रवण ने बताया है कि गुजरात, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश के कई बड़े व्यवसायी बिहार से बड़ी मात्रा में मखाना खरीद रहे हैं। वे वहां इसे विभिन्न फ्लेवर वाले पैक वाला बना करके देश विदेश में भेजते हैं। ऐसे व्यापारियों की ओर से अचानक मांग बढ़ जाने और फिर उस अनुपात में उपलब्धता नहीं होने से मखाना की कीमत तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मखाना की कीमत गुणवत्ता के आधार पर तय होती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान के दौरान जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है। लोकतंत्र के प्रति आस्था के सामने अपने को खोने का गम भी कम पड़ गया। जब बूढ़ी मां के निधन के बाद बेटे सहित परिवार के सदस्यों ने सब घर में ही छोड़ करके पहले मतदान किया। दरअसल देवकुली गाँव में मिथिलेश यादव की माँ वृद्ध मां मानवती देवी का आकस्मिक निधन शुक्रवार की रात्रि 11 बजे हो गया। यह सूचना मिलने पर रिश्तेदार परिचित जुटने लगे, लेकिन गमगीन माहौल के बीच परिवार के सभी सदस्यों ने लोकतंत्र के प्रति आस्था जताते हुए पहले मतदान करने का निर्णय लिया। शनिवार की सुबह बेटे सहित परिवार के सभी सदस्यों ने बूथ संख्या 151 पर जाकर के पहले मतदान किया। उसके बाद बेटे ने अपनी मां के अंतिम संस्कार का विधि विधान शुरू किया और सबको अंतिम संस्कार के लिए पटना ले गए। इस संबंध में परिवार वालों ने बताया है कि मतदान 5 साल पर आता है और आज मतदान के दिन ही मेरे माताजी चली गई, लेकिन हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ ये मन बना लिया कि पहले मतदान किया जाए, इसके बाद ही सबका दाह संस्कार किया जाए। मृतक के घर के महिला सदस्यों ने भी कहा कि लोकतंत्र का महापर्व मतदान आवश्यक है, इसलिए हम लोगों ने पहले मतदान करने का फैसला किया, उसके बाद हम सबको फिर अपना दाह संस्कार करेंगे।